हमारे भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग और वो नहीं है, ना सरकार उसका नोटिस ले रही है इस एस्पेक्ट का, ना कोर्ट एस्पेक्ट ले रहा है कि हमने वैक्सीन बना लिया। द वर्ल्ड डजंट बिलीव इट, इंडिया डज नॉट बाय इट। वो ऑक्सफोर्ड का बड़ा अभी वो टॉम किया गया, बड़ा उसका वो उसका एडवर्टीजमेंट हुआ ये कि भाई वो उन्होंने निकाल लिया, अब कह रहे कि वो भी नहीं ठीक है कि नोबडी इज फाइटिंग। कोई पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ता साहब, आपको मैं बता दूं देवी और सज्जनों, देयर इज नोबडी इन पाकिस्तान हु इज फाइटिंग फॉर पाकिस्तान, ही इज फाइटिंग फॉर इस्लाम। ये बदली हुई भारत की बदली हुई मिजाज है और उसी के तहत हम और पुष्पेंद्र जी आज यहाँ पर खड़े हैं और आपने हमको बुलाया है। उस आदमी ने क्या कहा था कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक का हम हलाल कर देंगे, हम भारत के टुकड़े कर देंगे। आखिर शर्जील इमाम को यह आश्वासन कहां से मिला? बख्तियार खिलजी 1206 में आया, उसको आपने भगाया। वही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी पूरी धरोहर को जिसने मिटा दिया, वो आप पर काबू नहीं पा सका। और आज आपके यहां एक एक्टर अपने बेटे का नाम तैमूर रखता है। वही शर्जील इमाम आज उसके रिहाई के लिए जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन चलाए जा रहे हैं, वहां से उसकी रिहाई की मांग हो रही है। ये तो हो सकता है कि मुंबई पर एयर अटैक हो जाए। तब सरदार पटेल ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मुंबई पे एयर अटैक हो जाता है तो उससे हमको कोई फर्क नहीं। जैसे आपने बैटल ऑफ ब्रिटेन में आखिर इतने अटैक्स, एयर अटैक्स झेले, वैसे हम भी झेल लेंगे। तो आप फर्क देखिए। लेकिन ये 1962 की बात है और आज 2020, और देवी और सज्जनों, मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम असम के लोगों के हिफाजत के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब भी हम इस्तेमाल करने से नहीं कतराएंगे। ये वो भारत नहीं है। ये बदली हुई भारत की बदली हुई मिजाज है और उसी के तहत हम और पुष्पेंद्र जी आज यहां पर खड़े हैं और आपने हमको बुलाया है। तो आज मैं आसाम की भूमि पे हूं। आसाम जो है ये पूरे ईस्टर्न पार्ट की, ईस्टर्न इंडिया की मां है। इसकी बहनें हैं, जो पहले आप 7 बहनें कहते थे, अब 8 बहनें कहते थे। अगर आसाम महफूज नहीं होगा, अगर आसाम सुरक्षित नहीं होगा, तो हम उसकी बहनें भी नहीं सुरक्षित होंगी। 74% जो पॉपुलेशन है वो यहां ईस्टर्न पार्ट का वो आसाम में है। और आसाम इस मां की तकदीर में बहुत सारी चीजें थी। बंगाल पार्टीशन में 1905 में हुआ, हमारी मां वो मुस्लिम बंगाल के साथ जाके मिल गई। फिर 1911 में जब एनुअल हुआ पार्टीशन तो फिर वापस आ गई। और फिर आपको सबको मालूम है कि जो वेबल प्लान था, जो कैबिनेट मिशन प्लान था, किस तरह आसाम को पाकिस्तान को हैंडओवर करने की साजिश थी। नेहरू वो भी मान गए थे। ये आपके एक बहादुर व्यक्ति बोर्दोलोई ने उन्होंने धमकी दी कि अगर ऐसा हुआ तो हम इसके खिलाफ हम बगावत कर देंगे। आज उस महान आत्मा के बारे में कितने स्कूलों में पढ़ाया जाता है, मुझे नहीं कभी पढ़ाया गया। और बड़े ग्लानि के साथ मैं कह रहा हूं कि मैं जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो बोर्दोलोई मार्ग था। मुझे विश्वास कीजिए, मुझे अपनी मूर्खता पे शर्म है कि मुझे भी नहीं मालूम था कि ये बोर्दोलोई कौन है।
ये आप लोग का आशीर्वाद में हुआ तो हमने भी कुछ पढ़ना लिखना शुरू किया, तो आज आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ पे। तो ये देखिए, इसी आसाम से, जिसको आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इसका जुड़ा हुआ है। और जब मैं ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की बात करता हूं तो मैं अपनी बात शर्जिल इमाम के शाहीन बाग वाले बयान को बिना बताए मैं नहीं रुक सकता। उस आदमी ने क्या कहा था कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक का हम हलाल कर देंगे, हम भारत के टुकड़े कर देंगे। आखिर शर्जिल इमाम को यह आश्वासन कहां से मिला? उसको यह आश्वासन इसलिए मिला क्योंकि उसे उस बात का एहसास था कि एक तरफ इस्लामिक बांग्लादेश है और दूसरी तरफ चाइना है, तिब्बत जो आपके साथ दूसरी तरफ है जहां पे चाइनीज का ऑक्युपेशन है। तो उसको इस बात का वहां से आश्वासन मिला। तो शर्जिल इमाम की ये सोच कहां, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में कैसे पनपी? तो आप अगर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब दोनों धाराओं की गठजोड़ देखते हैं, जब जिहादियों और माओवादियों की गठजोड़ देखते हैं, तो उसका एक जीता जागता अगर उदाहरण है, कोई प्रतिबिंब है, तो वो है शर्जिल इमाम। और वहीं से ये नारे लगाए गए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जिहाद का ये कोई रूप, ये कोई नया रूप नहीं है। आपने जिहाद बहुत झेला है। असम के लोगों ने दर्जनों बार मुगलों को यहां से हराया। बख्तियार खिलजी 1206 में आया, उसको आपने भगाया। वही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी, हमारी पूरी धरोहर को जिसने मिटा दिया, वो आप पर काबू नहीं पा सका। और आज यही दिसंबर का महीना है, इसी समय में 20-21 सितंबर की बात है, मैं 1398 की बात कर रहा हूं। आज के दिन, आज 20-21 तारीख को तैमूर जो है वो इंडस नदी क्रॉस किया था। उसके बाद वो हिंदुस्तान पे हमला किया। हिंदुस्तान पे हमला करते समय, उस समय यहाँ के जो शासक था दिल्ली का, उसका नाम था नसरुद्दीन तुगलक। उसकी सेना जो थी नसरुद्दीन तुगलक की, वो बेसिकली वो एलिफेंट बेस्ड आर्मी थी। एलिफेंट्स का हमारे यहाँ काफी इस्तेमाल होता था युद्ध में, और वो काफी ऊंट लेके आया था। तैमूर लेन जो था, उसने गड्ढे खोद दिए जिसको ट्रेंचेस कहते हैं, और ऊंट के ऊपर, कैमल्स के ऊपर, उसने हर कैमल के ऊपर ढेर सारा लकड़ी इकट्ठा कर दिया, और वो ट्रेंचेस में उनको डाल के उसने आग लगा दी। और जब कोई ऊंट निकलने की कोशिश करे तो उसको उससे लोहे से उस पर वार करता था। उसके अपने ऊंट थे। जब इसके एलिफेंट्स ने ये देखा तो वो जो टेरर इफेक्ट, जो दहशतगर्दी का जो इफेक्ट होता है, उन हाथियों पर भी पड़ा और वो भगदड़ मच गई। उसके बाद तैमूर लेन ने हड्डियों का एक पहाड़ बना दिया। कम से कम 1 लाख हिंदू उसने मारे। 1 लाख हिंदू, हड्डियों का पहाड़ बना दिया उसने। और यही सर्दी के दिन थे। और आज आपके यहां एक एक्टर अपने बेटे का नाम तैमूर रखता है। ये जिहादी मानसिकता ये कभी नहीं खत्म हो सकती है। तो ये शर्जिल इमाम ने ये जो
उसने स्ट्रैटेजिक एक उसके बयान में जो स्ट्रैटेजिक ओवरटोन्स थे, जिस जियोपॉलिटिक्स की उसने बात की, जब तक किसी तरह की योजना नहीं बन रही हो तब तक वो इतनी बड़ी स्ट्रैटेजिक बात या जियोपॉलिटिकल टर्म्स में अपनी बात को नहीं रख सकता था। और वही शर्जील इमाम आज उसके रिहाई के लिए जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन चलाए जा रहे हैं, वहां से उसकी रिहाई की मांग हो रही है। तो आप देख लीजिए कि ये कौन सी ताकतें हैं। अब आप देखिए, मैंने शर्जील इमाम की बात की, ये देखिए आसाम ग्लोबल जिहाद से कैसे जुड़ा हुआ है। जुलाई 2012 कोकराझार में आपको मालूम है क्या हुआ? कोकराझार में तनाव था, पहले टेंशन हुआ, फिर जो कुछ भी हुआ, घटना घटी। उस घटना की गूंज मुंबई में लाखों जिहादी आजाद मैदान में आ गए। कोई रजा एकेडमी है वहां पर बगल में, जिसके बारे में आपको पुष्पेंद्र जी तफसील से बताएंगे। कहते हैं कि वो पूरा जो ये वहां पर जो ये तांडव, जो नंगा तांडव हुआ, ये सारे के पीछे एक जो साजिश थी वो रजा एकेडमी की थी। और उस दिन हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। जिहाद की आग भड़क रही थी, नफरत की आग बढ़ रही थी। सैकड़ों पुलिसमैन घायल हुए और आपके 2 मीडिया हाउसेस के ओवी वैन जला दिए गए। उससे ज्यादा अमर जवान ज्योति को अपवित्र किया गया। वो अभी भी, वो दृश्य अभी भी आपके कहीं ना कहीं वो कैमरे पे दर्ज है लोगों के, उसको आप देख लीजिएगा। तो यही नहीं हुआ, ये कोकराझार की गूंज, मैंने कहा कि आपने वहां देखा मुंबई के आजाद मैदान में, बात वहीं तक नहीं रुकी। पुणे में कुछ छात्रों ने एक मणिपुर के मैतेई छात्र को निशाना बनाया, कुछ मुसलमान छात्रों ने। और फिर उसके बाद आपको मालूम है कि बढ़ते बढ़ते वो किस तरह पूना से वो किस तरह से हैदराबाद पहुंचा और हैदराबाद से किस तरह से बंगलुरु पहुंचा। बंगलुरु में आपको मालूम है कि 30,000 हमारे नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों का, बच्चों का, बच्चियों का पलायन करवाया गया SMS के जरिए। बाद में पता चला कि 60% जो मैसेजेस थे वो पाकिस्तान से जनरेट हुए थे। और उसका सबसे बड़ा जो किंगपिन या जो पिविटल ऑर्गेनाइजेशन था वो था आपके हुजी, हरकुतुल जिहाद इस्लामी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। वही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसका शाहीन बाग में भी वो, जिसका सबसे बड़ा योगदान ये शाहीन बाग राइट्स में हुआ था, वही खाना भिजवा रहे थे, वो फिनेंसेस कर रहे थे, उन्हीं का दिल्ली के राइट्स में भी हाथ था। तो इसलिए देखिए कि ये आसाम की जो गूंज जो है, जिहाद की गूंज, वो किस तरीके से कोकराझार से मुंबई, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बंगलुरु और इलाहाबाद में भी कई ऐसे उस समय घटनाएं घटी। तो एक पूरा आपको एक परिप्रेक्ष्य मिलता है ये ग्लोबल जिहाद का। तो अगर वो कोई सोचता है कि देश का हिस्सा, कोई भी देश का हिस्सा अगर ये महफूज है ग्लोबल जिहाद से, तो वो नहीं है। अब बात आप करेंगे कि आखिर ये हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, ये अक्सर बोला जाता है।
नेहरू साहब ने वही बोला, यूनिटी डाइवर्सिटी। अब आप बताइए कि यहां पे कैसी है डाइवर्सिटी को हर दीवार, हर सरहद को ये पार कर जाता है जो जिहाद जो है। कोकराझार का इंपैक्ट मुंबई में, मुंबई का आपको बताया बंगलुरु में, बंगलुरु का केरला में। ये हाउ डज इट ट्रांसेंड ऑल दीज बैरियर्स? तो फिर ये डाइवर्सिटी कैसी हुई? मुझे कोई बता दे कि देन हाउ इट इज अ डाइवर्स कंट्री। और देखिए 26 से 11 क्या था? वो कश्मीर की गूंज थी। कश्मीर की गूंज थी मुंबई में। टेरर हैड कम फुल सर्कल। कश्मीर की गूंज मुंबई में, आसाम की गूंज मुंबई में, दिल्ली की गूंज मुंबई में। तो इसका मतलब कि हमारे यहां अगर जिहाद का सबसे बड़ा इंपैक्ट सेंटर है वो है मुंबई। और आपको मालूम है कि वहां पर बॉलीवुड है। आपको मालूम है कि वहां पे वो फिनेंशियल कैपिटल इंडिया है। आपको मालूम है कि वहां पे अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बोलबाला है। आपको मालूम है कि वहां पर सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल माफिया है वो वहां पे कार्यरत है। और इसी के कारण वहां पे जो नेशनलिस्ट फोर्सेस है मुंबई में, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, नेशनलिस्ट फोर्सेस चुनाव जीतने के बाद भी वो पावर में नहीं आ सकी, क्योंकि ये षड्यंत्र था। क्योंकि यहां पर ये माफिया है, ये रीजनल माफिया, ये जो लोकल पार्टीज हैं। तो वहां पर आप मुंबई में जो अगर आप देख रहे हैं कि पालघर में हमारे साधुओं के साथ ये हुआ, जो उनके साथ व्यवहार किया गया, जिस तरह को उनको प्रताड़ना दी गई, वो सब आपने देखा। मुझे कोई हैरानी की बात नहीं है लगती है। वो व्यक्ति जो कि आज मुख्यमंत्री बना हुआ है, केवल हिंदुइज्म की दुकानी करके, जो आदमी हिंदुइज्म की दुकानी करके आज मुख्यमंत्री बनाया है, उसके दिल में पीड़ा नहीं हुई, उसका दिल नहीं रोया। और आज आप ही के प्रांत के एक बहुत ही होनहार, और एक होनहार नहीं मैं कहूं, एक बहुत रेप्यूटेड जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी, आपने देखा कि उसके साथ क्या बर्ताव किया गया। अगर राष्ट्रवादी ताकतें वहां पर पावर में होती तो अर्नब गोस्वामी के साथ ऐसा कभी नहीं होता। और इसलिए उसके साथ ये व्यवहार किया गया और ये किया जा रहा है। प्रताड़ना जो है वो कायम है। वो इसलिए क्योंकि वो एक फौजी का बेटा है और राष्ट्रहित के मुद्दों को वो उठाता है। तो ये माफिया, ये जानी हुई बात है। मैं पहले दिन से कर रहा हूं जो टेलीविजन चैनल्स पे और बाकी जो भी मेरे पास फोरम्स अवेलेबल होता है, मैं उसमें ये बात हमेशा मैं कहता हूं कि देखिए, ये जो महाराष्ट्र की सरकार जो है, ये दाऊद इब्राहिम ने बनाई है। क्योंकि मुंबई, और आपको इसके बारे में अभी पुष्पेंद्र जी वहां मुंबई से आए हैं, उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, उनके पास फर्स्ट हैंड इनपुट्स मिले हैं। वो इसके बारे में वो आपसे वो तफसील से बात करेंगे। लेकिन सिर्फ मैं इतना कह दूं कि महाराष्ट्र की सरकार वो दाऊद और आईएसआई के द्वारा वो बनाई हुई वो सरकार है। आजकल पहले क्या होता था पुराने जमाने में कि पॉलिटिकल असैसिनेशंस किया जाता था। कोई सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए, कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी मारे गए। तो देखिए, एक महामारी जिसको कोरोना कहते हैं, कोरोना चली हुई है। अब तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आई एम befuddled, टोटली कंफ्यूज्ड। बिहार में इलेक्शन हुआ, नो मास्क, नो सोशल डिस्टेंसिंग, बिहार चल रहा है। हमारे भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग और वो नहीं है।
ना सरकार उसका नोटिस ले रही है इस एस्पेक्ट का, ना कोर्ट एस्पेक्ट ले रहा है। लेकिन आप एक बात बताएं, और यही फिर मैं धर्म और मजहब पे आ जाता हूं। ये जो साइंस 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 विज्ञान, व्हाट इज साइंस? There is no scientific evidence to it. This has not been validated. That has not been validated. आप एक बात बताइए कि अभी चाइना ने बोला कि मैंने अपना वैक्सीन तैयार कर लिया, मैंने इनोकुलेशन शुरू कर दिया। The world says that we don't believe in this vaccine. The Russians say कि हमने वैक्सीन बना लिया। The world doesn't believe it. India does not buy it. वो ऑक्सफोर्ड का बड़ा अभी वो टॉम किया गया, बड़ा उसका वो उसका एडवर्टीजमेंट हुआ ये कि भाई वो उन्होंने निकाल लिया, अब कह रहे हैं कि वो भी नहीं ठीक है। ये इज दिस साइंस? ये क्या विज्ञान? किसको आप विज्ञान कहते हैं? विज्ञान क्या है ये बताता हूं, वो धर्म आपको बताता है। विज्ञान है कि आपको बोल रहा है कि आप तुलसी का काढ़ा पियो, वो इम्यूनिटी देगा। वो सब एलोपैथ्स भी कर रहे हैं। आप गोल मिर्च पियो, वो कह रहे हैं कि इससे इम्यूनिटी होगा। वो विज्ञान है, वो सब कर रहे हैं। इवन एलोपैथी डॉक्टर्स आर डूइंग इट। जो नहीं यहां पर बैठे हुए हैं वो भी चुपके कर रहे होंगे। अपने बेटे को ना चुपके से दूध में हल्दी डाल के दे रहे होंगे, ठीक है ना? सो विजडम हैज नो कार्बन डेटिंग। विजडम हैज नो कार्बन डेटिंग। ये इस चीज को आप तो ये इसको कहते हैं धर्म। मैं हमेशा कहता हूं कि जो चीज साइंटिफिक नहीं हो वो धर्म हो ही नहीं सकता। हर चीज के पीछे, सिंदूर से लेके कॉपर वेसल से लेके आप वो बेलपत्र से लेके आप हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू मेक एन एफर्ट जस्ट टू फाइंड कि है क्या चीज। अब देख रहा हूं धीरे धीरे चीजें सारी वापस आ रही हैं। आपने तो बड़ा वो क्या यूरिया और वो मैन्युअर और कहा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अब फिर आप क्यों वो ऑर्गेनिक चीजें खरीद रहे हो? अब जो सबसे सोफिस्टिकेटेड आदमी है वो फार्मर है, वो कहता है मैं तो जी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूं। सो यू हैव कम बैक टू स्क्वायर वन। आपने अंग्रेजों से प्लास्टिक्स यूज करना सीखा, नाउ यू आर कर्सिंग द प्लास्टिक्स। दैट इज द डिफरेंस। धर्म और विज्ञान में ये फर्क है, और साइंस और टेक्नोलॉजी में भी हमको फर्क करना जानना चाहिए। अब देखिए थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं नैरेटिव की। है क्या कि खिलाफत मूवमेंट हुई। खिलाफत मूवमेंट में मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, ये सारे लोग उसमें उसके लीडर्स थे। हिंदुस्तान का मुसलमान जो कि कन्वर्टेड है, कोई 2 रुपये चावल, 2 रुपये के लिए औरंगजेब के टाइम में 2 रुपये रेट थे कोई चावल के लिए, उस आदमी को वो तुर्की के खलीफा से क्या मतलब है? आपने कभी सोचा है? तो या तो हमने पढ़ा नहीं कभी इस्लाम के बारे में। अगर कोई फिनोमिनन, चाहे वो मजहबी हो, विच इज इंपैक्टिंग ऑन योर लॉ एंड ऑर्डर, ऑन योर सिक्योरिटी, क्या आप उसके बारे में पढ़ेंगे? नहीं। अगर जिहादिज्म मान लीजिए पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आप ये नहीं पता लगाएंगे कि उनका सिलेबस क्या है। ऐसी क्या बात लिखी हुई है कि नोबडी इज फाइटिंग। कोई पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ता साहब। आपको मैं बता दूं देवी और सज्जनों, देयर इज नोबडी इन पाकिस्तान हु इज फाइटिंग फॉर पाकिस्तान, ही इज फाइटिंग फॉर इस्लाम। और मैं ये मानने को बात नहीं हूं कि यहां का सिलेबस अलग है, वहां का सिलेबस अलग है। तो आपने पढ़ा नहीं। तो एक नैरेटिव जो चलाई गई थी, हिस्टोरिकल नैरेटिव, आप में इंटेलेक्चुअल करेज नहीं था। आप में इंटेलेक्चुअल करेज नहीं था कि उसको पढ़ के आप उसका एंटीडोट तैयार कर सकें। इट इज ऑल वॉर ऑफ नैरेटिव्स। अभी यहां पे आपने देखा ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, कई तरह के तत्व हैं।
उसमें कनाडा के भी कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि छोड़ दिया। कोई आइसक्रीम बेचने गया, कोई हिथ्रो एयरपोर्ट साफ कर, अलग अलग मतलब कोई खेती करने गया। इंटेलेक्चुअल परसूट के लिए बहुत कम लोग गए, बस इतना मैं कहते रहा। अब वो क्या कहते हैं साहब कि हम तो अलग हैं, हम तो अलग हैं। 1893 में एक इंडिया में एक सेंसस हुई, और ये मैं नहीं कह रहा, एक सेंसस कमिश्नर था मॉकलिफ। उसने कहा कि 1893 में जब सेंसस हुई तो कोई सिख ये बोलने को तैयार नहीं था कि वो हिंदू नहीं है। लेकिन 1911 आते आते कहा कि हमने पूरा जो नैरेटिव था वो बदल दिया। कहा कि हमने डेलिबरेटली इंडियन आर्मी में कुछ ऐसे कस्टम्स डाले कि दैट वी इंड्यूस दैट फीलिंग ऑफ सेपरेटनेस। तो मेरा कहना है कि गुरु नानक देव जी का तो 500 साल पहले उस समय वो हुआ था। 500 साल गुरु नानक देव महाराज के सीख पे, सीख अपने आप को हिंदू कहते थे, चंद बदमाश अंग्रेज आए और उन्होंने 20 साल में पलट दिया। और आपने आजादी के बाद उसको मतलब आपको कभी जरूरत नहीं महसूस हुई कि आप उसका काउंटर नैरेटिव तैयार किए। और आज यही है कि हम और पुष्पेंद्र जी इस काउंटर नैरेटिव को तैयार करने में लगे हुए हैं। और उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे, उसमें आप लोगों का हम लोगों को सहयोग चाहिए। अगर आपने दिमाग की लड़ाई जीत ली, आपने नैरेटिव की लड़ाई जीत ली, तो आपकी इंडिया को एक, वी आर ऑलरेडी अ ग्रेट नेशन, वी वर ऑलवेज अ ग्रेट नेशन, लेकिन आपका जो डिजर्व पोजीशन है उसको हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। और आखिरी में देवियों और सज्जनों, देखिए आपने बहुत सारी ये पढ़ी होंगी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जो मैं बात कर रहा था, मुझे तो कहीं डाइवर्सिटी दिखती नहीं। मैं दिल्ली से आया, यहाँ गुवाहाटी में उतरा हूँ, मैंने देवी के जो शक्तिपीठ है जो पूरे हिंदुस्तान और ट्रिकोमली तक और बलूचिस्तान तक उसका आपको वर्णन दिया। ब्रह्मपुत्र, the son of Brahma. Look at the sacred geography of India. तो मुझे तो कहीं डाइवर्सिटी दिखी नहीं। 3 चीजें हिंदुस्तान को जोड़ती हैं देवियों और सज्जनों, ये याद रखिए, हर जगह ये बात मैं बोलता हूं। और पुष्पेंद्र जी ने आज मुझे कहा कि ये बात कहना मत भूलिएगा। संगीत, साड़ी और संस्कृत। आपके जो आप ही के स्टेट की हैं एक महिला परवीन सुल्ताना, आप देखिए वो भी आसाम की हैं, वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक गाती हैं। आप ही के स्टेट के हैं भूपेंद्र हजारिका, राग वही है, रूल्स ऑफ म्यूजिक वही है, जो आसाम में है वो दिल्ली में है, वो सभी जगह है। आपका आजकल वो सारे गामा जो होता है टेलीविजन पे, उसमें देखिए आपके आसाम के बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, कितना अच्छा गाते हैं। और म्यूजिक तो आप लोग के खून में है, शायद वो ब्रह्मपुत्र की देन। दूसरी बात, हमने बात की संगीत की, संस्कृत की। तो संस्कृत आप देखिए, मुझे बड़ी हैरानी होती है। आज कहीं पे ये लिखा हुआ था प्रीपेड टैक्सी, तो मैं पुष्पेंद्र जी को दिखा रहा था कि देखिए अगर ध्यान से आप ये पढ़िए तो ये पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी आपको, असमीज में लिखा हुआ है ये, आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। इवन हिंदी हैज पास थ्रू द ब्राह्मी स्क्रिप्ट हैज पास थ्रू वेरियस स्टेजेस, जो अभी देवनागरी आप देख रहे हैं। तो आपके जो कामरूप के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, क्ले पे, रॉक पे, कॉपर पे,
From 5th century AD to 13th century, 800 years is a very, very long time. वो सब संस्कृत और उसके वेरिएशन है। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि बंगाली वर्सेस असमीज, असमीज वर्सेस हिंदी। आई डोंट अंडरस्टैंड। सब की मां है वो संस्कृत, सब की मां है वो संस्कृत है, और मां के हर बेटे से मोहब्बत है। बंगाली से भी मोहब्बत है, असम यही तो अच्छा लगता है। जब असम के लोगों का हम हिंदी का प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं तो इतना मधुर लगता है कानों को। थैंक गॉड कि कुछ डिफरेंस तो है। तो ये मगर आप यहां से चले जाएं कहीं तक, आप अगर मैं बंगाल जाऊं तो मैं अगर जल मिलूंगा तो मुझे पानी मिलेगा, मैं खाना मिलूंगा तो मांगूंगा तो खाना मुझे मिलेगा। मुझे तो ये कोई इसमें विविधता नहीं दिखती। और तीसरी चीज है साड़ी। आप मणिपुर से लेके केरला तक औरतें साड़ी पहनती हैं, और भी चीजें, साड़ी भी एक ड्रेस है? उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा या कम होगी, पहनने का तरीका अलग होगा, फैब्रिक भी हो सकता है, लेकिन वो तो साड़ी ही है। तो संस्कृत, साड़ी और संगीत। त्रिपुरा का एक आदमी रॉयल फैमिली का एसडी बर्मन वहां जाता है, वो बहुत बड़ा संगीतकार बन जाता है। तो अगर मैंने ज्योग्राफिकल यूनिटी की बात की, मैंने हिस्टोरिकल यूनिटी की बात की, आप बताओ 5 से 8 13 से 800 साल का इंस्क्रिप्शन आपको दुनिया में कहां मिलेगा? बहुत कम जगहों पे मिलेगा। हिस्टोरिकल यूनिटी की बात की, सोशियोलॉजिकल यूनिटी की बात की, पॉलिटिकल यूनिटी की बात की। तो दिस इज ऑल ए वॉर ऑफ नैरेटिव्स। ये नैरेटिव्स की वॉर को हमको जीतना है, और हम सब मिलके इसके लिए परिश्रम करेंगे। मैंने अपनी बातें रखने की कोशिश की। देखिए, आप लोग, मुझे मालूम है, मैं हमें ये आगरा में भी उदाहरण दिया था कि जब भी मैं पुष्पेंद्र जी के साथ जाता हूँ तो मुझे एक वाकया याद आता है कि एक बार पंडित भीमसेन जोशी का गायन हुआ, तो उसके बाद पंडित उस्ताद विलायत खां का सितार वादन था, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। बजाना। कहा कि आप जो माहौल जो बनाया है पंडित भीमसेन जोशी को, उसको मैं आई डोंट वांट टू पोल्यूट दैट। समझे कि नहीं? दैट्स ए स्ट्रॉन्ग वर्ड एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो थैंक गॉड कि आपने उनको पहले नहीं बुलवाया, मुझे भी पहले बुलवाया। तो मैंने अपनी बात रखी है, और जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा मैं उसमें आई बी टू हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने हमको कामाख्या देवी की भूमि पर ये मौका दिया। देवी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद देवी और सज्जनों।